हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का जो सेकंड चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमें बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि मैम सारा मटेरियल हो जाता है कहीं ना कहीं से अवेलेबल, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स मैम नहीं मिल पाते प्रिपेयर करने के लिए। तो हम कुछ सेट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के लेके आए हैं, ताकि आपको क्वेश्चंस ढूंढने में कहीं दिक्कत ना हो, आपको जगल ना करना पड़े और आपको इजीली क्वेश्चन और आंसर अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में आंसर लिखने की भी कोशिश की है, ताकि एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग से ढूंढना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए हम लोग आंसर भी साथ में लेके आए। ठीक है, यही चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी अपलोडेड है। ठीक है, और इसका जो फुल वीडियो है पार्ट वाइज हमने जो पहले ही शूट कर लिया था, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी फटाफट देख लो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक किया करो, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आए और कंटेंट आपके लिए लेके आए। देखो, हमारे चैनल पे नोट्स भी अवेलेबल है। ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपको चैप्टर के साथ जो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके साथ आपको नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो हमने पॉइंट वाइज आपकी ही एनसीईआरटी से निकाले हुए हैं। ठीक है, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जाके पहले प्रेफर करो। ठीक है, आप रेफर करो। और बढ़ते हैं हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बिना कोई देरी किए। शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको ये क्वेश्चन काफी सिंपल लगेंगे कि मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ कुछ बच्चों को लगता है, आगे हमें बोलते हैं कि मैम आपने इजी क्वेश्चन दे दिए, लेकिन ये हमने बना के नहीं दिए हैं, ये बोर्ड से पूछे गए क्वेश्चन है और वो हम आपके लिए लेके आए। और बोर्ड से ऐसे ही होता है, आपको इजी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, मैं एकदम भी इजी नहीं बोलूंगी, ठीक है, ताकि आप एकदम रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, लेकिन ऐसे ही आते हैं मीडियोकर, या फिर आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन प्री बोर्ड्स में आपके जो स्कूल, आपका जो भी है जूनियर कॉलेज, वहां पे जो प्री बोर्ड्स में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो थोड़ा सा पेपर टफ बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा पेपर टफ बनेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप अच्छा करोगे प्री बोर्ड में, तभी आपको बोर्ड इजी जाएगा। तो जो बोर्ड में जो प्री बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं जो बच्चे, जो 2-2, 3-3 प्री बोर्ड होते हैं, उसमें काफी जो अच्छा स्कोर करते हैं, तभी से ही वो बहुत ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं। वो बोर्ड में तो फाड़ के आते हैं, एकदम आग लगा के आते हैं, क्योंकि बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स में कंपैरेटिवली काफी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमने ये चैप्टर अगर पढ़ा है तो हमें पता है कि FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए आप एक ही डिफरेंस बताओगे तो भी मोर देन इनफ है। Principles of science are rigid and universal, while principles of management are flexible and depends on the situation. तो principle of science, ठीक है, वो क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक है, मतलब जो भी रूल दिया गया है, जो भी प्रिंसिपल दिया गया है, वो एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, उसको जो दिया गया है वैसे ही वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वो क्या होता है, रिजिड होता है। वेयर जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट में ह्यूमन बिहेवियर होता है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, तो उसके साथ हम रिजिड बिहेव नहीं कर सकते, रिजिड ट्रीट नहीं कर सकते। अगर हम रिजिड करने लग गए सब कुछ, मतलब जो है वैसे ही रूल्स अगर यूज करने लग गए, तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के सिनेरियो सिचुएशंस आते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एज अपॉर्चुनिटी भी काम आते हैं और एज अ थ्रेट भी होते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमें उस प्रकार से हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो रूल्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो वही रूल्स नहीं फॉलो करना है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। वैसे साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस का कैसे होता है कि वो हमें रिजिड होता है और वो हमें जैसा है, जैसे दिया गया है वैसे ही आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए रिजिड है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह पे एप्लीकेबिलिटी है यहाँ पे। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी कहीं पे यूनिवर्सल होता है, लेकिन ये मोस्टली डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और उस हिसाब से ही हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैनेज कर सकते हैं, बेसिकली चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर which principle of management is violated if an employee gets order from two bosses। तो
अगर एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे ऐसे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, सिचुएशन दी है ऐसे बोल सकते हैं, और सिचुएशन के बेस्ड आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्या पूछा गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम टू बॉसेस। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को वायलेट किया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है कि तोड़ा जा रहा है, ठीक है, रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय को दो लोगों से, दो बॉसेस से अगर ऑर्डर मिल रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, एक पर्टिकुलर स्टाफ को, वर्कर को एक ही बॉस ने पर्टिकुलर जो भी है ऑर्डर देना चाहिए, या जो भी है वो बताना चाहिए, टास्क देना चाहिए, और उस एम्प्लॉय को, उस वर्कर को वो एक ही बॉस को जाके वापस से वो रिपोर्ट देनी चाहिए, वापस से जाके बताना चाहिए कि मेरे मेरे काम में ये इश्यूज है, ठीक है, उसी को, उसी बॉस को रिवर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल बॉसेस इन्वॉल्व, अगर चार लोग एक इंसान को आके बोलेंगे देखो तुम ऐसा करो, देखो तुम ऐसा करो, तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कि वो एक भी इंसान का सुन नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर वो चारों में से किसी एक का सुन के करता है, चारों का तो वो सुन के कर नहीं सकता, किसी एक का या दो लोगों का कुछ सुन के करता है, तो जो तीसरा चौथा है वो क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, ठीक है, फिर वो पर्टिकुलरली वापस से डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाता है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है कि हमें हमेशा एक ही बॉस होना चाहिए, जो पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय को, स्टाफ को कोई भी कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, और वो एक जो भी वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो अपने, उसका भी एक ही बॉस होना चाहिए जिसको वो रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर है डिफाइन डिसिप्लिन एज गिवन बाय हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे डिसिप्लिन का डेफिनेशन आपको पूछा गया है, ठीक है, मतलब जो भी डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो आपने पढ़ा है, वही यहाँ पे लिखना है। और डिसिप्लिन ये किसका प्रिंसिपल है, वो है हेनरी फ्योल का, जो 14 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उसमें से ये एक है। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू रूल्स एंड एग्रीमेंट्स नेसेसरी फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। अभी डिसिप्लिन का जो डेफिनेशन है, जिसने ये पढ़ा भी नहीं होगा वो भी मोस्टली अपने वर्ड्स में लिख पाएगा कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि ओबीडियंट होना, ठीक है, मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी नॉर्म्स जो भी है उसको फॉलो करना, उस एग्रीमेंट्स को फॉलो करना, उसके हिसाब से काम करना, ताकि जो हमारा ऑपरेशन है ना, वो कैसे हो, स्मूथली जाए, ठीक है, स्मूथली हम उसको परफॉर्म कर सके, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर, ठीक है। तो जो टेलर ने 3 प्रिंसिपल्स हमें दिए हैं वो यहाँ पे पूछे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है साइंस नॉट थंब ऑफ रूल, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड और कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये हमने ऑलरेडी वन शॉट में भी डिस्कस किया, हमारे चैप्टर में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी हम पढ़ा, बट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी आपको प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको ऐसे देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे रिजिड होता है साइंस, प्योर साइंस में, वैसे हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में नहीं होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमें वही बता रहे हैं कि हमें ये जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब दिया है उसमें हमें ये समझाने की वो लोग कोशिश करते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कोई काम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, आप ऐसा ऐसा करो, लेकिन आप रूल्स के वजह से बाइंड हो गए हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वैसे ही नहीं चलेगा। सिचुएशन के हिसाब से आपको थोड़े रूल्स रेगुलेशन को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, हमेशा पीस में रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉइज में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, वेराज एम्प्लॉइज और बॉसेस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स को बताता है कि वो नहीं होने चाहिए, एलिमिनेट कर दो अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बताता है। फिर एक ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम बिजनेस में एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकता, एक अकेला इंसान नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मेरा बिजनेस है और मैं बोलूं नहीं सब कुछ मैं ही करूंगी, मेरा कैफे है, मैं खाना भी बनाऊंगी, डिशेस भी बनाऊंगी, सर्व भी करूंगी, डिलीवर भी करूंगी, काउंटर पे भी बैठूंगी, सब कुछ मैं कर सकती हूँ, क्या अकेले नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत शार्प इंटेलिजेंट होगा, बहुत अच्छा काम करने वाला होगा, वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी बिजनेस में कोई अकेला इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता, बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो बहुत लोग, मतलब वो पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सूटेबल इंसान कौन होगा कि उसके पास वैसे स्किल्स है, वैसे नॉलेज है, वैसे क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उस इंटरेस्ट है उस काम को करने के लिए,
ठीक है, तो वैसे इंसान ही उस जॉब रोल में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग लोग हमारे पर्टिकुलर जॉब रोल में हम फिट कराते हैं, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिवीजन में लोगों को हम काम देते हैं और उसके वजह से सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम कंप्लीट करते हैं, हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन गोल को, टारगेट को अचीव करते हैं। तो वही इस पॉइंट में हमें समझाया जाता है कि हमेशा कोऑपरेशन होता है, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उन लोगों में कम्युनिकेशन होता है, कोऑपरेशन होता है और उसकी वजह से हम टारगेट को अचीव कर पाते हैं, हमारे गोल्स को अचीव कर पाते हैं। इंडिविजुअली कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। फिर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन विद एन एग्जांपल। तो ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर वन हेड एंड वन प्लान। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि यूनिटी ऑफ जो डायरेक्शन है, जो कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जो 14 प्रिंसिपल्स का ही पार्ट है जो हेनरी फ्योल ने दिया है, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है ये पूछा गया है। एक एग्जांपल देके बताओ, ऐसे बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले बताया, देखो ऐसे आंसर लिखते हैं, पहले आपको एक दो लाइन का डेफिनेशन देना है कि ये क्या है और फिर उसका एग्जांपल देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पूछा है एग्जांपल तो भी आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो। ये हमने 7 टिप्स एंड ट्रिक्स, जो हाई स्कोरिंग का जो टिप्स एंड ट्रिप्स है वो हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें, कैसे पेपर लिखते हैं, कैसे आंसर प्रेजेंटेबल लिखते हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर सको, हाई स्कोर कर सको, तो वो पहले जाके देखो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, आप उसको देखना। वो मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करती हूँ वही वीडियो, क्योंकि वो तो सारे बच्चों के लिए, वो इवन 11th स्टैंडर्ड भी अगर फॉलो करेगा तो भी उनके लिए भी बेनिफिशियरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट तो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल, मास्टर्स के लेवल पे भी उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं उसको हमेशा बार बार रिपीटेटिवली रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है, तो आप वो बिल्कुल देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑल एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी अंडर वन हेड एंड वन प्लान। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बताता है कि जो भी एक्टिविटी एक पर्टिकुलर हेड के अंदर आती है, वो पर्टिकुलर एक ही हेड के अंदर आनी चाहिए और उसी हिसाब से उसका प्लान होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, उसकी वजह से क्या होता है, केओस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है, कंपनी मेकिंग मोबाइल एंड लैपटॉप्स should have separate heads and plans for each। तो अगर जो कंपनी है जो मोबाइल भी सेल करती है और लैपटॉप को भी सेल करती है, ठीक है, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स है उनके, मोबाइल और लैपटॉप दोनों के भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग होंगे तो क्या होगा, सबका पूरे मोबाइल का जो भी चीजें हैं, ठीक है, फिर उसके मतलब ऑपरेशंस लेके मार्केटिंग सेल्स तक, और लैपटॉप के जो भी चीजें हैं वो सारे अलग अलग रहेंगे। तो जब हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है, जो ओवरऑल रिपोर्ट देखा जाता है कि कैसे चल रहा है हमारा बिजनेस और क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या चीजें हमें चेंज करनी चाहिए, कहाँ पे हम लॉसेस ले रहे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो ये जब सारी चीजें हम चेक करते हैं हमारी शीट्स में, जो भी है ना हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, तो वहां पे हम लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मोबाइल का क्या चल रहा है और लैपटॉप का क्या चल रहा है, और उसके डिपार्टमेंट अलग होने की वजह से हमारे लिए काफी इजी हो जाता है उस रिपोर्ट को चेक करना। अगर सब कुछ साथ में हो जाता तो काफी मेस हो जाता, ठीक है, तो काफी मेस हो जाता, केओस क्रिएट हो जाता कि अरे मुझे तो नहीं पता, मैं तो लैपटॉप के इसमें काम कर रहा था, मोबाइल का तो मुझे नहीं, ऐसी सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, जो एम्प्लॉइज है वो ऐसे रीजन देने लग जाते हैं, इसीलिए हमेशा हमारा जो डायरेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं मोबाइल के सेगमेंट में हूँ, ठीक है, तो मुझे मोबाइल पे ही फोकस करना है, मुझे कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप का देखने की। लैपटॉप के पूरे जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग एम्प्लॉइज है, तो मेरे पास अगर मेरा बॉस आके पूछेगा तो सिर्फ मोबाइल के बारे में पूछेगा और मुझे 100% नॉलेज होगा कि जो भी हमारे बिजनेस में चल रहा है मोबाइल रिलेटेड। वेरएज लैपटॉप का अगर पूछना होगा तो वो पर्टिकुलर लैपटॉप के जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया है, सेगमेंट बनाया गया है, वहां पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लियरिटी होती है एम्प्लॉयज को भी, उनके बॉसेस को भी, कि क्लियरिटी हो कि ये इंसान इसमें काम कर रहा है, और वो इंसान को भी क्लियरिटी दो कि ओके मुझे ये XYZ काम को कंप्लीट करना है, ठीक है, और मुझे बाकी की चीजें नहीं देखनी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर व्हाई आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कॉल्ड फ्लेक्सिबल, तो ये हमने किया है ऑलरेडी भी, तो फिर से हम देखते हैं कि बिकॉज दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल स्मॉल फॉर्म सेंट्रलाइज्ड एंड लार्ज फॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड, तो हमें पता है ऑलरेडी, हमने बहुत बार रिपीट भी किया, अच्छी बात है। मैं तो बोलती हूँ जो चीजें रिपीट होती है ना, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि मैम रिपीट हो रहा है, लेकिन नहीं, जो चीजें रिपीट होती है वो आपके ज्यादा याद में रहती है, ज्यादा ध्यान में रहती है, तो चीजों को रिपीट करो यार, यही तो आपकी प्रायोरिटी है करंटली, यही पढ़ना वढ़ना ही है, तो
तो इरिटेट मत होना, ठीक है, पढ़ाई करनी है, अच्छा स्कोर करना है। देखो कोई भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, आप मेहनत को अवॉइड नहीं कर सकते हो। और करंटली आपके एज में, आपके स्टैंड में आपकी प्रायोरिटी बहुत XYZ चीजें होंगी और भी मुझे पता है, लेकिन आपके लिए करंटली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो फर्स्टली आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप 4 चीजें करो और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पढ़ाई अगर हो रही है तो उसके बाद 4 चीजें करने का मतलब है। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और 4 चीजें अलग से कुछ कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं लॉसेस में जा रहे हो। ठीक है, हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो समझ जाओ आप, ठीक है। फिर हाँ, आंसर पे आते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। तो ये एग्जांपल से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को क्यों फ्लेक्सिबल कहा जाता है, क्योंकि वो हर एक सिचुएशन में, एक अलग सिचुएशन में हम उसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, अलग अलग नेचर होता है ना, स्मॉल स्केल होता है, लार्ज स्केल होता है, मिडिल स्केल होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। तो हर एक जो सिनारियो होता है, सिचुएशन होता है, वो डिफरेंट होता है। उसकी वजह से हमें जो मैनेजमेंट टेक्निक्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, उनको अलग वे में इस्तेमाल करना पड़ता है। हर जगह पे आप सेम चीज को नहीं लगा सकते। वैसे ही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर स्मॉल फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, तो सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज का मतलब क्या कि एक ही हेड है, उसके अंडर ही सारी चीजें डिस्कस हो रही है, डिसाइड हो रही है और नीचे बताया जा रहा है, और उसके हिसाब से ही वो जो हेड है, हेड बॉडी है, ठीक है, वही उसके हिसाब से ही काम हो रहा है। ठीक है, जैसे छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग छोटा सा कैफे है, ठीक है, जहाँ पे 4 ही एम्प्लॉयज है, तो जो उनका ओनर है, बॉस है, वो चारों को बताता है चीजें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो चारों जाके उसी बॉस को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, उन्हीं को बताते हैं चीजें, क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही हेड है, मतलब सेंट्रलाइज्ड है, जहाँ पे ये 4 लोग वो एक ही बॉस को बताते हैं और वो बॉस भी उन 4 लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली बात करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंट्रलाइज, जो छोटे फॉर्म्स में या स्मॉल स्केल फॉर्म्स में ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है। फिर लार्ज फॉर्म में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक बड़ा सा फॉर्म है जहाँ पे 500 और 1000 एम्प्लॉइज है, तो एक पर्टिकुलर बॉस या ओनर बिजनेस का 1000 लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा रेगुलरली, ठीक है, कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। इसलिए उस पर्टिकुलर ओनर के नीचे बहुत सारे और होते हैं ना, सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ, डायरेक्टर होते हैं, फिर उनके नीचे मैनेजर्स, डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, डिवीजन के मैनेजर्स। तो यहाँ क्या पे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिवीजन करा के दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो दोनों सिचुएशन अलग थे और दोनों सिचुएशन के लिए हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। तो यही होता है, इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, क्योंकि अलग अलग जगह पे हम लोग उसका अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है। ठीक है, फिर स्टेट एनी 3 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के 3 टेक्निक पूछे गए हैं। सबसे पहले है फंक्शनल फोरमैनशिप, फिर है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, और फिर है वर्क स्टडी टेक्निक, मशीन टाइम फटीग स्टडी। तो ये जो सारे हैं ये हमने वन शॉट में भी कवर किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं मैंने, तो अगर वो नहीं देखा होगा तो वो भी आप फटाफट देख लो। ये हो गए हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अगर सॉरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसके बाद हम करेंगे शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो ये फटाफट आप नोट डाउन कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके पास करंटली पेपर पेन नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है, बाद में इसको कंप्लीट करना, लिखना, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसको पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।